खबर में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट मियां शाहिद साहब। और हमें ज्वाइन किया मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब ने। बहुत शुक्रिया जनरल साहब। मैं कुछ खबरें नाज़रीन आपकी खिदमत में, बड़ी दिलचस्प खबरें और कुछ एक्सक्लूसिव स्टोरीज हम आज शेयर करेंगे और जनरल साहब से उनका तनाजुर भी लेंगे। मगर मैं पहले आपको ये बता, भारत क्यों पहलगाम तरज का एक और वाक़या कर सकता है, हमें ये क्यों ख़तरा है, इस पर हम बात करेंगे। और जनरल साहब से पूछेंगे कि हमारी प्रिपेयर्डनेस पहले तो हमने साबित कर ही दिया और अब तो ये बात खुल के सब कर रहे हैं, उनके अपने दानिश्वर कर रहे हैं, बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स बता रहे हैं कि उनके जहाज़ों के साथ जो हुआ, मगर अब वो एक इंजर्ड ईगो के साथ हैं। तो वो क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। भारत अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा सकता है। रिसेंटली भारत के वज़ीर ख़ारजा ने टेलीफोन किया है, नए वज़ीर ख़ारजा जो हैं अफगानिस्तान के, तो वो क्या कह रहे हैं। पलकी शर्मा कह रही थी कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है। बट कहाँ आ गए हम, ये हमारी हालत है। कल तक आप कहते थे वो बच्चियों को नहीं पढ़ाते, वहाँ दहशतगर्द हैं, ये है वो है। और ये इस पे भी बात करेंगे। सिंध ताश मुआहिदा बहाल ना हो तो क्या चीन भी जो है भारत के खिलाफ, ये कितनी अहमकाना बात है कि 25 करोड़ का हम हमसाए हैं। आप यहाँ अगर खुदा न खास्ता, तो हम होने नहीं देंगे, ये हम आपके डैम भी उड़ा के रख देंगे। अगर आप 25 करोड़ लोगों को भूख से या प्यास से मारना चाहते हैं तो फिर आप कहाँ से पानी पिएंगे। मगर ये क्या हमाकत है, ये क्या सिलसिला है। इसके बाद आखिर में हमारी स्पेशल रिपोर्ट मियाँ साहब ने तैयार की है। तैयब उर्दवान साहब के नाम से एक अंडरपास इस्लामाबाद में चंद माह पहले बना था, वो क्यों बैठ गया है, उसको बंद कर दिया गया है, उस हवाले से बात करेंगे। जनरल साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त दिया। एक पहले तो हम मिल्टन पढ़ते हुए कहते थे ना, सेंस ऑफ इंजर्ड मेरिट होती थी, तो मैंने उसी से इसको इस्तखराज किया है कि सेंस ऑफ इंजर्ड प्राइड जो है। और जो आपने तरक्की का जो एक झूठा बयानिया था, जिस पे हम अपने अगले सेगमेंट में आप नाज़रीन आपको भी बताएंगे कि क्या फैक्ट्स एंड फिगर हैं इंडिया के और क्यों वो डिफ्लेक्ट करना चाहता है। तो अब ये एक ज़ख्मी शेर तो मैं नहीं कह सकता, शेर वाली तो कोई बात नहीं थी उन्हें, लेकिन एक ज़ख्मी कौम या एक ज़ख्मी रूलिंग क्लास कह लें, क्या वो अपनी प्राइड को रेस्टोर करने के लिए किसी और किस्म का एडवेंचर करने की हमाकत कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो सिनेरियो क्या बनेगा? जनरल साहब। थैंक यू सो मच काई साहब। पहले तो मैं ये कहता चलूँ जी कि वो प्राइड तो मैं नहीं कहूँगा, मैं एरोगेंस कहूँगा। प्राइड तो किसी हद तक एक पॉजिटिव चीज़ होती है ना। तो एक्चुअली इंडिया का जो इशू है, जो मोदी साहब का है और इंडिया का एज अ होल इशू है, वो एरोगेंस है। थ्रू एंड थ्रू पिछले बहुत सारे सालों से, पिछली 10 से 15-20 सालों से वो अपने आप को और अपनी आवाम को ये बावर कराते हैं कि वो इस वक्त ख़ित्ते में बहुत ही मजबूत पावर हैं, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स को ये बावर कराया कि वो उनका बुलवॉक बन सकते हैं और चाइना के अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं। जब उनकी रेलेवेंस होगी ओवरऑल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एंड रेलेवेंस टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑब्जेक्टिव्स हियर, तो उसके बाद फिर ये है कि अंदर की पॉपुलैरिटी भी मोदी साहब को मिल गई, तो ये सारी चीज़ें मिलके उनको एरोगेंट कर गई। तो अभी मैं ये कहूँगा कि उनकी एरोगेंस जो है बेसिकली वो फ्लैट फॉल कर गई है, ज़मीन पे गिर गई है। उनकी ईगो जो है, फॉल्स ईगो, वो गिरी है। तो अभी आपने जो बात कही कि जी क्या इस तरह का एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है नहीं, या कोई एक रीज़न क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं, तो आप जैसे पहले भी हमारी बातचीत होती रही है कि कभी भी आप दुश्मन का एतबार तो कर नहीं सकते, और वो भी स्पेशली इंडिया का, कि जो बिल्कुल भी एक रूल्स बेस्ड गेम नहीं खेलते, जो कि बहुत ही डिफरेंट तरीके से, बहुत ही ऑड तरीके से, बहुत ही बिलो द बेल्ट तरीके से जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है और इकोनॉमी है और उसमें वो अपना प्ले करते हैं, स्पेशली इस रीजन में। अगर आप गौर करें तो इस रीजन में सिवाय इंडिया के, इंडिया का कोई भी दोस्त नहीं है। इंडिया का ही दोस्त है। बाकी जितनी कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग भूटान, जो कि एक ज़माने में उनके साथ इस तरह था जैसे उनकी अपने एक बहुत ही क्लोज एलाय है, मुल्क का एक हिस्सा है, वो भी अभी उनके साथ नहीं। तो कमिंग बैक टू उनकी हर्ट ईगो और हर्ट जो मैं कह रहा था एरोगेंस है, उसके लिए वो कुछ भी शायद करने को तैयार हो, लेकिन इतना जल्दी मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं है। आपने एरोगेंस की बात की है, क्या ये एरोगेंट है या ज़हनी मरीज भी हो सकता है? क्योंकि उसका मरीज भी हो सकता है कि ज़हनी तौर पर वो मर्ज में मुब्तला हो, जिस तरह की वो हरकतें कर रहे हैं। दूसरा फरमाइएगा कि जो उनके वज़ीर दिफा राजनाथ हैं, वो धमकियां दे रहे हैं पाकिस्तान को कि ये जो ऑपरेशन संदूर है, ये ट्रेलर था, अभी जारी है। वहाँ के जो फौजी हैं वो कह रहे हैं हम तैयार हैं, वहाँ जो मिलिट्री उनके ऑफिसर्स हैं वो कह रहे हैं हमें हुक्म मिल चुका है। अगर फ़र्ज़ करें अब वो दुश्मन जो कि शिकस्त फाश खा चुका है, दांत कट्टे हो चुके हैं, दोबारा हिम्मत करता है, दोबारा जो है उस जिसारत करता है, तो फिर हमारा जवाब मुंह तोड़ जवाब तो होगा, फिर पहले से ज़्यादा जो है वो सख्त होगा
क्या होगा उनके लिए जवाब हमारा तैयार सर? क्या लफ्ज़ों देसी लफ्ज़ों में कहते हैं सो बिस्मिल्लाह जम जम आओ। बात ये है ना जी कि दे हैव सीन पाकिस्तान। जल साहब वैसे वो जब भी आए हैं खजल ही हुए हैं, वो जब भी आए हैं पाकिस्तान खजल ही होके गए हैं। पाकिस्तान ने उनको जी बहुत दफ़ा कहा, और इस दौरान भी अगर आप देखें ना तो 3 दफ़ा उन्होंने रिपीट की है अपनी जो ऑफेंसिव है उसको ना, उन्होंने जहरीत का इर्तिकाब 3 दफ़ा किया। पाकिस्तान उनको बार बार ये कहता रहा कि ना करें, आप जब हम रिटेलिएट करेंगे तो आप सहार नहीं सकेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देख लिया, पूरी दुनिया ने देख लिया कि 4 से 5 घंटे के अंदर उन्होंने खुद ही दाएं बाएं। अच्छा जल साहब, एक मैं पर्टिकुलर इशू पे आता हूँ, वक्त कम है, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। एक तरफ तो पलकी शर्मा जो बहुत ही पॉपुलर, मिलियंस में जाता है उनका, उन्होंने बाकायदा जो F-35 का मजाक उड़ाया है कि यमन ने मार गिराया। 2 जो हैं वो जहाज़ अंदर जा गिरे, जो मिसाइल को इवेड करने में या डक करने में, वो जब उनका बैरी बेड़ा हिला तो अंदर। और अब वो कह रहे हैं कि जनाब हमें अपना रूस के जहाज़ नहीं चाहिए, हम अब F-35 स्टेल्थ लेंगे। तो एक तरफ वो स्टेल्थ का जो है वो उसके खिलाफ बोल रहे हैं और लेने भी वही जा रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, जो हमारा F-10 है इसके मुकाबले में क्या ला रहे हैं? मैं तो बड़ा खुश हूँ जी, वो F-35 भी लें, उससे भी कोई एडवांस्ड वर्जन है लें, और अपने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं या ट्रिलियंस ऑफ डॉलर उधर झोंकें, और फिर मुकाबले में आए। तो फिर इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का जो बहुत सिंपल भी टेक्नोलॉजी भी हुई, क्योंकि उसके पीछे हमारे बहुत ज़्यादा बहादुर जो हैं वो पायलट कार फरमा होंगे, तो वो इंशाल्लाह उनको भी बीट कर लेंगे। जैसे मैंने पहले भी एक दफ़ा अर्ज़ किया और अभी भी मैं कहता हूँ जी, ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होती जी, इम्पॉर्टेंट ज़्यादा ये होता है कि हु इज़ यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी, हु इज़ द पायलट। अगर जहाज़ की बात करते हैं तो दुनिया में बहुत सारे जो हैं वो अच्छे हैं, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स भी हैं। ये राफेल जो था ये भी कोई छोटा जहाज़ तो नहीं था, सिंपल नहीं था। या जो इजरायली टेक्नोलॉजी ड्रोन्स की, वो भी कोई सिंपल टेक्नोलॉजी नहीं थी। 400 जो ये एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 रशिया का, ये भी कोई सिंपल चीज़ नहीं थी। बट वो बेसिकली बात ये है कि हु इज़ ऑपरेटिंग इट। तो जी वो अपने शौक पूरे कर लें, जिस तरफ जाना है और जितना वो खर्च कर सकते हैं करें। अपने मुल्क का अंदरूनी हाल। लेकिन जल साहब इसमें कोई शक नहीं कि हमारी जुर्रत है, हमारी बहादुरी है और हमारी महारत भी है। हमारे जो पायलट्स हैं वो महारत रखते हैं बाकायदा, लेकिन साथ साथ जो J-10C है उसका भी मार्केट बढ़ गई, जो मिसाइल वहाँ पर इस्तेमाल हुए उनकी मार्केट भी बढ़ गई। तो अभी ये खबरें आ रही हैं कि चाइना मज़ीद जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसने ऑफ़र किया पाकिस्तान को कि वो भी पाकिस्तान को देंगे, और पूरी दुनिया में भी उनकी टेक्नोलॉजी की धूम मची हुई है। तो हम अगर मज़ीद जदीद टेक्नोलॉजी मिलती है और हमारी जुर्रत भी साथ शामिल होती है तो फिर दुश्मन जो है वो तो जुर्रत नहीं कर सकता। इंशाल्लाह जी, बात ये कि सादी सी बात ये कि टेक्नोलॉजी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, कोई भी हो सकती है, लेकिन ये इस्तेमाल कौन कर रहा है वो ज़्यादा मैटर करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने J-10C जो किए हैं, PL-15E जो इस्तेमाल किए हैं, बाकी जो फतेह 1 और 2 हमारे अपने जो इंडिजिनस प्रोडक्शन थी इस्तेमाल किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके इस्तेमाल के ऊपर मैटर करता है। जो मर्ज़ी टेक्नोलॉजी ले आएँ। पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, जो आपका क्वेश्चन था रिलेटेड टू चाइना, पाकिस्तान और चाइना जो है जी वो बहुत ही पुराने, बहुत ही आजमाए हुए दोस्त हैं। आज तक पाकिस्तान एक बड़ी दिलचस्प बात है, एक बड़ी दिलचस्प खबर ये है कि एक आध मिसाइल जो है उसका रैकेज मांग लिया है। अब वो रिवर्स इंजीनियरिंग के ज़रिए ये देखना चाहते हैं। और चाइना का अजीब कमाल है, जो टेक्नोलॉजी वो देता है या उसे अनवेल करता है तो उससे पहले एक और वो बना चुका होता है। तो आप पहले ये बनाएंगे वो और इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके देखेंगे कि ये क्या बला बना दी जो नज़र ही नहीं आता, और नज़र तब आता है जब हिट कर जाता है। जनरल साहब ये जी, ये तो जी एक स्टैंडर्ड क्या कहते होते हैं जी, एक प्रैक्टिस है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि जो भी दुश्मन का एडवांस हथियार आपके इलाके में आ जाता है, आप उसको एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, और फिर आप उसके काउंटर मैयर तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी इस तरह की। बट मेरा ख्याल है इतना ही हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा ठीक है। लेकिन सर अभी इसहाक डार साहब जो हैं वो चाइना में हैं और चाइना में उनकी बड़ी पजीराई हुई है, और ये भी खबरें आ रही हैं कि चाइना जो है वो हमें 5th जनरेशन जो है वो जहाज़ वो भी देने को तैयार है, और जो मिसाइल उन्होंने हमें दिए थे उसके भी अगली वर्जन जो है वो देने को तैयार है। तो वो हमें मिलता है अगर ये सारी टेक्नोलॉजी, तो फिर हमारी कैपेबिलिटी तो पहले भी है और हमारी जुर्रत भी है, हमारी मज़ीद जो है कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी।
الحمدللہ جی ہم بالکل صحیح کہتے ہیں جی. جیسے میں بات کر رہا تھا کہ ٹائم ٹیسٹڈ ایلائز ہیں پاکستان اور چائنا، اور ہر برے وقت میں اچھے وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے. چائنا کی جو اچھی بات ہے جی، جو ہم سب کو ذہن نشین کرنی چاہیے، نہ وہ کوئی بلیک میل کرتے ہیں، نہ کوئی کوئرشن کرتے ہیں، نہ کوئی ان کی پری کنڈیشنلٹیز ہوتی ہیں. وہ ایسے دوست ہیں جو بغیر کسی کنڈیشن کے ہیں، انکنڈیشنل فرینڈ ہیں. تو جہاں تک ٹیکنالوجی کو پاکستان کو ملنے کا تعلق ہے، میزائلز کی ہو، جو ایڈوانس میزائلز ہیں فار ایگزامپل جو آپ بات کر رہے تھے، یا ایڈوانس ایئر کرافٹس ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ وہ ضرور دیں گے. اور اچھا دوسرا، پاکستان نے ان کی بھی عزت بڑھائی ہے، جی ان کی بالکل. ٹیکنالوجی کی تکریم میں اضافہ کیا ہے. ان کی جو اوورال ورلڈ مارکیٹ ہے پاکستان میں، جب وہ ان کے ہتھیار جو ہیں بہت سکسیزفلی استعمال ہو چکے ہیں، ان کے جو جہاز ہیں سکسیزفلی استعمال ہو چکے ہیں، تو اوورال ورلڈ میں پھر ان کی مارکیٹ کے اوپر اچھا افیکٹ تو ضرور پڑے. اور اچھا یہ اٹ جل از صاحب، ویری نارمل. میں ہر اب جنگ کے بعد جی جی یہ ایسے ضرور ہوتا ہے کہ جو پروڈکشنز ہوتی ہیں، یا جو ویپن سسٹم، یا جو اکوپمنٹ یوز ہوتا ہے کسی بھی جنگ میں، تو اس کی سکسیس جو ہے وہ اس کی مارکیٹ کو انہینس کر دیتی ہے، بڑھا اچھا دیتی ہے. جل صاحب، اب یہ فرمائیے کہ ایک تو یہ تو انہوں نے اوپنلی کہہ دیا کہ جناب ان کے وزیر خارجہ نے جو ٹیلی فون کال کی ہے افغانستان کے نائب وزیر خارجہ کو، کوئی کہہ رہے ہیں خفیہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں ان کی، اور یہ ادھر سے بھی لوگ وزٹ کر رہے ہیں انڈیا کا، اور ادھر اپنا کلاؤٹ چائنا بھی استعمال کر رہا ہے، کیونکہ چائنا اب ظاہر ہے چائنا کو ناراض کیے بغیر، اور چائنا تو وہاں سے ایک ٹرین نکالنا چاہتا ہے جو چھوٹی سی پٹی ہے اس کی. تو ڈو یو تھنک کہ یہ بھی ان کا جو مینوور ہے یا جو ایک اوورچر ہے یہ ناکام ہوگا جنرل صاحب؟ جی میں ایک تو یہ عرض کرتا چلوں کہ جو انڈیا میں کچھ افغان لوگ گئے ہوئے ہیں، اس کے دو ورژنز ہیں. ایک ورژن تو وہ ہے کہ جی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ گئے ہیں وہاں پہ ٹو پلان اگینسٹ پاکستان. اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو شروع سے پاکستان کے خلاف رہے ہیں. دوسری ورژن یہ ہے کہ وہ علاج کے لیے گئے ہیں تو انڈیا ان کو یوز کر رہا ہے. وٹ ایور دا کیس، آئی تھنک افغانستان کے بارے میں صرف ایک عرض کرتا چلوں، افغانستان ہمارا ازلی اور پکا دشمن اس سینس میں نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں 1971 کی جنگ ہوئی، 1965 کی جنگ ہوئی، تو اس میں افغانستان نے آپ کو کہا کہ آپ اس بارڈر کی طرف سے بے فکر ہو جائیں. ابھی بھی جو تھوڑی بہت غلط فہمیاں ہیں وہ دونوں گورنمنٹس کے درمیان ہو سکتی ہیں. جو رولنگ ایلیٹ ہے وہاں پہ طالبان کی، ان کی غلطیاں کچھ ہو سکتی ہیں، ان کی اپنی مجبوریاں ہو سکتی ہیں طالبان کے ساتھ. جو عوام ہے افغانستان کی وہ، اور ہماری جو پاکستان کی عوام ہے اس کے تو صدیوں پرانے رشتے ہیں. زبان کا رشتہ ہے، اصل میں رشتے ہیں، ٹرائبل رشتے ہیں. 17 ٹرائب ہیں پاکستان افغانستان کے جو بارڈر کے اوپر اکٹھے رہتے ہیں، آدھے ادھر آدھے ادھر رہتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے اس کو انڈیا کو بہت زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے. دوسرا، چائنا کے رول کے بارے میں جو آپ نے لیکن بات سر کی، ایک خبر یہ ہے کہ آج ایک گٹھ جوڑ جو ہے وہ سامنے آیا ہے. احسان اللہ احسان جو کہ فتنۃ الخارج کے وہاں ترجمان ہے، جی انہوں نے ایک وہاں پر انڈین اخبار میں ایک مضمون لکھا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پہلگام کا واقعے کی طرح ایک دو واقعات ہو سکتے ہیں، اور وہ پاکستان کی طرف اس کا اشارہ کر رہے ہیں. اور وہ گٹھ جوڑ بھی سامنے آیا ہے جو فتنۃ الخارج کے ساتھ بھارت کا ہے، وہ جو افغان حکومت کے ساتھ نہیں، جو فتنۃ الخارج ہے وہاں پر اس کے ساتھ اور بی ایل اے کے ساتھ. اور یہ باقاعدہ طور پر ایک پوری سازش جو ہے وہ پکڑی گئی ہے کہ انہوں نے یہ سکرپٹ وہاں پر جو ہے وہ لکھا گیا، اور ان کو بی ایل اے کو اور فتنۃ الخارج کو استعمال کیا گیا، اور انہوں نے وہ جو ہے وہ سارا واقعہ کیا. اور وہاں پر میڈیا کو پہلے ہی تیار کیا گیا تھا، پاکستان پر الزام لگایا گیا، پھر پاکستان پر حملہ کرنا مقصود تھا، پھر پاکستان کو انگیج کرنا مقصود تھا تاکہ جو بی ایل اے ہے اور جو فتنۃ الخارج ہے وہ اپنے مذموم ارادے جو ہیں وہ پورے کر سکے. یہ سارا راہ کا جو پلان ہے وہ فیل ہو گیا. اور آج احسان اللہ احسان کا جو وہاں پر مضمون چھپا ہے اس نے یہ ساری کہانی کھول دی ہے. تو اس کے بعد جو ہے دنیا کو سمجھ آ جانی چاہیے جنرل صاحب کہ بھارت جو ہے وہ اس مضموم پورے ایجنڈے کو لے کر آگے چل رہا ہے، اور راہ جو ہے وہ پاکستان میں نہیں پورے خطے میں خطرہ بن چکی ہے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے جی، جو آپ فرما رہے ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. یہ تو مودی صاحب اوپنلی کنفیس کرتے ہیں، جی دوول کنفیس کرتا ہے، ٹی ٹی پی کنفیس کرتی ہے، اور بی ایل اے اٹ سیلف کنفیس کرتی ہے کہ انہیں انڈیا سپورٹ کر رہا ہے. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ پہلگام ہوا ہے اس کے فوراً بعد وہاں سے 200-300 لوگوں کا ایک جو لشکر ہے وہ پاکستان پہ چڑھائی کے لیے آیا تھا. الحمدللہ لوگوں نے، افواج پاکستان نے مل کے ان میں سے بہت ساروں کو جہنم واصل کیا، یہ جو خوارجی تھے، اور بہت سارے جو ہیں بھاگ گئے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمیں یہاں پہ کوئی گارڈز لوور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. احسان اللہ احسان صاحب کا جو آرٹیکل پبلش ہوا ہے انگلش میں، آپ خود دیکھ لیجیے گا، پڑھ لیجیے کہ کیا وہ احسان اللہ صاحب کی اپنی انگریزی ہے یا کسی نے لکھ کے ان کے نام سے چھپوا دی ہے.
एक फैक्टर जिसके ऊपर हमें बात ज़रा ज़रूर कर लेनी चाहिए, वो चाइना का फैक्टर जिसके ऊपर आपने इशारतन बात की थी, बल्कि ज़्यादा बात की थी। चाइना जो है ना जी, चाइना का जो कोऑपरेशन का स्टाइल है दैट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। वो है विन विन ना, विन विन मीन्स कि आपको म्यूचुअली बेनिफिट होता है। अभी चाइना में भी इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अफ़गान इंटरिम गवर्नमेंट के, वो गए हुए हैं। इसाक डार साहब भी आप कह रहे थे वहाँ पे हैं। तो आई एम श्योर कि चाइना में जब ये जाएंगे, जब बातचीत होगी, तो लॉन्गर रन में उनका जो बेनिफिट है वो ये है कि चाइना उधर इन्वेस्ट करे, उनके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे हों, ये सी पैक चले, उनको फ़ायदा हो। वो एक हब जो है अफ़गानिस्तान का जो ज़मीन है उसको यूज़ किया जाए थ्रू पाकिस्तान फॉर कनेक्टिविटी। एंड लॉन्गर रन में अगर इंडिया अपना फ़ायदा चाहे तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद चीज़ हो सकती है। लेकिन सर इंडिया जो है फ़ायदा नहीं चाहता, इंडिया तो मज़मूम इरादे बना रहा है, बल्कि एक प्लान जो है वो सामने एक और आया है कि इंडिया जो है वो भी हमला करना चाहता है, उधर से वो उकसा रहा है अफगानिस्तान को कि वो भी हमला करे, इकट्ठे हमले करके दोनों सरहदों पर जो है वो पाक फौज को एंगेज किया जाए। ये उनका प्लान है जो कि बिल्कुल मज़मूम इरादा, जो पहले भी खाक में मिला अब भी खाक में मिलेगा। अगर ये ऐसा होता है तो फिर जो दूसरे ममालिक हैं, जो दोस्त ममालिक हैं पाकिस्तान के, वो भी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत का जो है वो बाकायदा तौर पर हमायत कर चुके हैं, जिसमें चीन है, तुर्की है, बांग्लादेश है। तो फिर ये पूरे खित्ते में जंग जो है वो, अगर ऐसा भारत जो है वो प्लान करता है तो पूरे खित्ते में जंग फैल सकती है। मुझे उम्मीद तो ये है जी कि ये कभी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि ये ख्वाब ही रहेगा। अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसा होता भी है तो पाकिस्तान इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना केपेबल है कि बड़ी इफ़ेक्टिवली उनके साथ डील कर सकेगा, नंबर वन। नंबर टू, जो मैं चाइना फैक्टर की बात कर रहा था कि अफ़गानिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है कि वो अपने मुल्क की डेवलपमेंट करें। उनको इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, उनको मुल्क में जॉब ज़रूरत है, उनको ज़रूरत है कि उनका मुल्क जो है वो तरक्की की शाहराह पे गामज़न हो और उसमें रिकन्स्ट्रक्शन हो। तो वो अफ़गानिस्तान के अपने बेनिफिट में होगा कि अगर वो पीसफुल रहते हैं पाकिस्तान के साथ, पीसफुल रहते हैं बाकी नेबर्स के साथ, ऑल्सो विद चाइना। लेकिन अगर वो ऑप्ट करते हैं खुदा न ख्वास्ता ऐसा काम जिसका आप बात कर रहे हैं, कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि उनकी ज़मीन इस्तेमाल हो रही है, जो अफ़गान इंटरिम गवर्नमेंट है उसको जितना रोल अदा करना चाहिए वो उतना रोल अदा नहीं कर रहे टीटीपी को और ख़वारिज को कंट्रोल करने के लिए, तो वो नहीं कर रहे, तो उनका अपना नुकसान भी है और हमारा नुकसान तो बेहद। और उनके मफादात तो हमारे साथ ही वाबस्ता हैं जनरल साहब। ये अफगान ट्रांजिट ट्रेड है, फिर वो इधर आते हैं, उनके ट्राइब्स हैं और जिस तरह आप कह रहे हैं। जनरल साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी सराहत से और बलागत से इस तमाम इशू पर रोशनी डाली। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, वापस आते हैं तो ज़रा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताएंगे कि ये क्या हमाकत थी चाइना के अगेंस्ट खड़ा करना इसको इंडिया को। मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताऊँगा और आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि वो अंदर की कौन सी हकीकतें हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, इंटरनेशनल जो इदारे हैं उनके फैक्ट्स एंड फिगर्स की मदद से, वाई इंडिया नीड्स पहलगाम वंस एंड अगेन। क्या मसला है, क्यों ये दोबारा करेगा, बड़ी दिलचस्प स्टोरीज हैं। और आखिर में हम मियाँ साहब की एक स्पेशल रिपोर्ट चलाएंगे, जो एक पुल बैठ गया है, ये क्यों बैठ जाते हैं। एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इस सेगमेंट में मैं और मियाँ साहब आपको एक एक्सक्लूसिव कह लें, मगर हमने एक डिग आउट किया और स्टोरी हमने जो ली है वो CNN की स्टोरी है। और CNN के कैलकत्ता में, जो मैं तो कैलकत्ता ही कहूँगा, बड़ा अजीब रोमांस था। बम्बे, कैलकत्ता, मुंबई बना दिया, हिंदुआइज कर दिया उसको। खैर वो एक अलग बात कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो मोदी को मजबूर करते हैं कि पहलगाम किया जाए। मैं उस तरक्की का भी भांडा आज फोड़ दूंगा। और ख़ुद ये मोनी सिंह और CNN ये पड़ी हुई है वेब पे, आप देख सकते हैं, बल्कि ये यहाँ भी देख सकते हैं, जिसमें कहा गया कि सीइंग द न्यू इंडिया थ्रू द आइज ऑफ एन इनविजिबल वुमन। अच्छा, अब मैं आपको कुछ मियाँ साहब फैक्ट्स एंड फिगर बताऊं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक $3.10 जो है, इस पे ये गुर्बत की लकीर बनाई है इन्होंने। इंडिया के 60% लोग इस लकीर से नीचे रहते हैं। इनमें से 25 करोड़ या 21% वो लोग हैं जो कि लेस देन $2 अ डे पे रहते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। जो रिचेस्ट 10% लोग हैं, 10 लोग रिचेस्ट 10% जो लोग हैं वो उनकी 80% दौलत के मालिक हैं। और 1% लोग जो हैं, इंडिया के 1% लोग भारत की दौलत का 58% ओन करते हैं। अमेरिका में ये रेशो 37% है। अब ज़रा आम आदमी की हालत में आपको बताऊं, सिर्फ 11% लोग इंडिया में इनके पास फ्रिज है। इनमें से 35% वो लोग हैं जो लिख या पढ़ सकते हैं, और कुछ 75% लोग अभी तक उधर रहते हैं
یعنی دیہات میں رہتے ہیں اور وہ بالکل ان کا نہیں۔ اب میاں صاحب جو اس کے مسائل ہیں اور یہ جو انڈیا کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہتا ہے، آج پھر یوسف نظر صاحب کے یہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہاں پر کیپیٹا انکم $1267 ہے۔ چائنا کی جو ہے وہ تقریباً $12,670 چائنا کی پر کیپیٹا انکم ہے اور انڈیا کی 2730 کے قریب ہے۔ کیسے تم اس کا مقابلہ کرو گے؟ اور میرے پاس بہت سے فیکٹس اینڈ فگر ہیں۔ اب میاں صاحب بات یہ ہے سب کی ترقی اور سب کا وکاس۔ پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ جب اس نے زراعت کا سارا سیکٹر اٹھا کے اپنے جو اس کے جو بینک رول کرتے ہیں اس کا الیکشن ان کے گود میں ڈالنے کی کوشش کی، 14-18 مہینے وہاں پہ کسانوں نے اس کا رستہ روکا اور دہلی کو بالکل انہوں نے محصور کر لیا۔ یہ خبریں کوئی نہیں دے رہا۔ 1 مئی کو 25 کروڑ اس گلوب کی تاریخ کی سب سے بڑی کام چھوڑ ہڑتال جو ہے، اینٹی پور پالیسیز جو ہے مودی اس کی وجہ سے لوگوں نے کیا، مگر کہیں آپ کو دیکھیں قائد صاحب جو سب سے زیادہ غریب ہیں دنیا میں وہ انڈیا میں رہتے ہیں، اور جو آپ دیکھیں وہاں کلومیٹرز کئی کلومیٹرز تک جو ہیں وہ جھونپڑیاں ہیں، وہاں پر واقعتاً ایسا جو ہے وہ ترقی کی جو میاں صاحب میں آپ کو ایک اور بڑی مناظر دکھائے وہ غلط ہے۔ میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں، جو ہے وہ فارغ ہو گئے۔ میری ایک انڈین جرنلسٹ سے بات ہوئی، میں نے ان کو دیکھا، انہوں نے بتایا کہ جب G10 کی میٹنگ ہو رہی تھی تو بیچ میں جھونپڑ پٹیاں جہاں سے جو بائیڈن نے گزرنا تھا، G20 کے تمام، تو وہاں سے 2.5 لاکھ لوگوں کو ڈسپلیس کیا گیا۔ اور میں ایک اور آپ کو آج بہت اور خبر دینے لگا ہوں، میاں صاحب وہاں جو جھونپڑ پٹیاں ہیں دنیا کرلا اور دھرابی جو ہے، اب اس نے ایک نیا قانون بنایا ہے امیر لوگوں کو مزید نوازنے کا، وہ ان کو چکمہ دے رہا ہے۔ اس پہ BBC کی ایک رپورٹ بھی آ چکی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپنی جھگیوں کی جگہ خالی کرو یا مہنگے فلیٹ بنائیں گے۔ اب وہ میں نے رپورٹ دیکھی کہ ان کو کھڈیں بنا کے دیں، ذلیل کیا، اور تمام کا تمام ریل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے اس کو نواز دیا، جس طرح اس نے اڈانی کو نوازا تھا، کئی ہزار کروڑ کا قرضہ 0 انٹرسٹ پہ دیا تھا۔ اب یہ تمام کھجل ہو گیا انڈین، ذلیل و خوار ہو کے لوگ رہ گئے۔ اب وہاں جب موومنٹ بننے لگتی ہے اسے پہلگام چاہیے ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی خارجہ داخلہ پالیسی جو ہے وہ خارجہ پالیسی آپ کی داخلہ پالیسی کا تسلسل ہوتا ہے، اسے تو پہلگام چاہیے۔ اور جو ابھی ہم جنرل صاحب سے بات کر رہے تھے میاں صاحب، وہ یہی تھی کہ یہ کرے گا، کیونکہ یہ اس کا بت، اس کی جو پاپولیرٹی کا بت ہے وہ پاش ہو رہا ہے۔ اب یہ راہل گاندھی نے خیر بعد میں بات کرتے ہیں، مگر ان کی جو امپورٹنٹ پالیسیز ہیں، خاص طور پر CPI اور CPM کی جو امپورٹنٹ پالیسیز ہیں، اور اس کی رائز بھی کیوں ہوئی؟ اس کی رائز منموہن سنگھ کی وجہ سے ہوئی، جس نے اینٹی پور اور یہ کہا تھا جی بڑی ترقی ہم کریں گے۔ یہ جاوید نقوی کا بھی یہی کہنا ہے کہ بیسیکلی مودی کو آگے لانے میں منموہن سنگھ کا ہاتھ تھا۔ تو یہ ہے وہ، کیونکہ اب یہ جو غریبوں اور میں آخری سٹوری مکمل کرتا ہوں، میں نے کہا تھا اس وقت بھی میاں صاحب کہ بنگلہ دیش کی ترقی کا جو پول ہے وہ کھل جائے گا، وہ کھلا۔ یہ جو انڈیا کی ترقی ہے، یہ جو ڈکوسلا ہے جس میں مال والوں کو مزید مال دیے جا رہا ہے وہ ریاستی، یہ بھی کسی دن آپ دیکھیں گے کہ وہاں ایسی تحریک اٹھے گی، اور اسی سے بچنے کے لیے انہیں پہلگام چاہیے ہوتا ہے۔ اور جی میاں صاحب اب آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں۔ لیکن قائد صاحب دیکھیں جو مودی ہے نا وہ بالی ووڈ کی وہ فلم کا چریا ہے جو کہ لوگوں کی جھونپڑیاں گراتا ہے اور وہاں محل بنا کر لوگوں کی جھونپڑیاں گرا کر ان کو جو ہے وہ محرومیاں دیتا ہے۔ لیکن اب یہ نہیں ہونے والا، اور اب جو ہے وہ مودی کے خلاف بھی وہاں پر بڑی تحریکیں اٹھنے والی ہیں۔ لیکن یہ بھارت کا یہ حال ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمیں کچھ اپنا بھی حساب لینا ہے قائد صاحب۔ ہم نے بہت بڑا مارکا اللہ کے فضل سے جیتا، اور ایک جو بنیان المرصوص آپریشن جو ہے وہ کیا، اور ہم اکثر ہماری جو افواج ہیں وہ جاسوس پکڑتے رہتے ہیں بھارت کے، اور وہاں پر جو جاسوسی پاکستان کے اندر کرتے ہیں، جیلم کے اندر بھی پکڑا گیا، لیکن ہمیں پانی کے جاسوس بھی پکڑنے چاہیے اور اس طرف بھی آپریشن کرنا چاہیے۔ جو ہم اس وقت جو بھارت کی جانب سے یک طرفہ طور پر جو معاہدہ جو معطل کیا گیا، یہ کام آج نہیں ہوا قائد صاحب، یہ بڑی پرانی سازش ہے اور بہت بڑی سازش ہے جس کو بے نقاب کرنا بہت بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ 25 سے 30 سال پرانی کہانی ہے جس پر ہمارے بہت سے ایسے پانی کے جاسوس افراد جو حکام جس کو کہہ لیں، انہوں نے اس پر جو ہے وہ خاموشی اختیار کی رکھی۔ قائد صاحب مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے گا کہ اس پر تحقیقات ہونی چاہیے کہ مقبوضہ کشمیر میں سندھ طاس معاہدے کے خلاف جو خلاف ورزیاں ہوتی رہیں اس پر ہم نے خاموشی کیوں اختیار کی رکھی۔ میرے پاس کچھ رپورٹس ہیں
उसके मुताबिक यह है कि एक वसी पैमाने पर एक तहकीकात होनी चाहिए कि जो बगलिहाट डैम बना था वो बनने क्यों दिया गया। जब वो बना उस वक्त हमने इतराज़ किया, उस वक्त हम जो है वो आलमी सालसी अदालत में गए। कौन था वो जिसने भारत को ये मौका फराहम किया कि वो बगलिहाट डैम बना ले और बाद में हम आलमी सालसी अदालत में जाएं और वहां पर यह कहा जाए कि ये डैम बन चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। फिर उसके बाद बगलिहाट 2 बना, फिर सलाल बना, फिर उसके बाद दुलहस्ती बना। उस वक्त तक वो खामोशी इख्तियार क्यों की गई, वो सहूलतकार कौन था, ये भी तलाश करना जरूरी है। कायद साहब, ये भी जरूरी है, तहकीकात होना जरूरी है कि जो इंडस वाटर कमीशन का जो किरदार है उसकी तरफ देखना चाहिए, उसकी भी तहकीकात करनी चाहिए और यह भी पता करना चाहिए कि क्या ये महज इत्तफाक है कि जो वाटर से मुतल्लिका या इंडस वाटर से मुतल्लिका लोग रहे हैं वो बाहर क्यों शिफ्ट हो जाते हैं, वो कनाडा में क्यों शिफ्ट हो जाते हैं, उनकी जायदादें बाहर क्यों होती हैं, उनको वसाइल कहाँ से मुहैया हुए, वो कहाँ से पैसे आए कि वो बाहर चले गए। इसकी बड़ी तहकीकात होनी चाहिए। और दरियाए सिंध की जो 2 ट्रिब्यूटरीज पर 2 डैम भारत ने बनाए थे, निम्मू, बाजगो और चटक, उस पर जो वो बना लिए गए उस पर कोई इतराज नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने कायद साहब, सितम ज़रीफ़ी ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा में उन्होंने कार्बन क्रेडिट के लिए अप्लाई किया, अक़वाम मुत्तहिदा ने हालग्रो नामी कंपनी को ये ठेका दिया, उन्होंने असेसमेंट रिपोर्ट बनाई और पाकिस्तान से पूछा गया कि क्या आपको इतराज़ तो नहीं, तो यहाँ से एक सहूलतकार ने वो सहूलतकार ढूंढना चाहिए, उन्होंने उनको वेट किया और सर्टिफिकेट मेरे पास पड़े हुए हैं कायद साहब, ये वो सर्टिफिकेट है जो भारत को मिले थे। ये क्यों मिले थे, किसने सहूलतकारी की थी? आखिरी मिनट है। बात यह है कि मियां साहब आपने सवाल किया ना कि ये देखें जब आपके हुक्मरानों की प्राप्तियां बाहर होंगी, लेकिन अब ये ज्यादा नहीं चलेगा कायद साहब, इस पर एक तो तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन अगर भारत ने अब जो कुछ भी कर लिया है वहां पर पाकिस्तान का पानी रोका तो ना सिर्फ उसको उड़ाया जाएगा बल्कि चाइना भी उनका पानी बंद करेगा। जो सबसे बड़ा डैम बन रहा है वहां पर भी, अरुणाचल प्रदेश वहां पर भी और दीगर इलाकों में वहां पर भी जो है चाइना भी उनका पानी बंद करेगा और भारत भी बूंद बूंद को तरसेगा। हम तो अपना पानी ले लेंगे क्योंकि पानी और खून इकट्ठा नहीं बह सकता, या उनका खून बहेगा या हमारा पानी। मियां साहब देखें, ये अब चाइना ने हमारे यहाँ भी डैमों पे काम तेज कर दिया है, इन्वेस्टमेंट भी वो कर रहा है और किसी के ये में नहीं इस तरह होना। मगर सवाल ये है कि कौन लोग हैं जो हमारे ऊपर मुसल्लत होते हैं और मुसल्लत कर दिए जाते हैं, इस पर भी हमें सोचना चाहिए। हमने बहुत ही स्ट्रांग स्ट्रिक्चर्स पास किए हैं इंडिया के खिलाफ कि उनकी रूलिंग क्लास क्या करती है। इनको जरा निकाल के देखें, इनके पर्चे निकलवाएं। वो जिन बच्चों से गलती होगी है वो जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग करते, छोटे बड़े प्यारे बच्चों से गलती होगी, तो इधर भी हमें देखना चाहिए, अपना अंदर भी ठीक करना चाहिए। जिस तरह हमारे साबिक वज़ीर ख़ारजा एक प्रोग्राम में कह गए थे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये रिपोर्ट देखिए, ये हमारी अंदर की कहानी है, इस पर भी ज़रा मुलाज़ा फरमाइए एक ब्रेक के बाद। कायद साहब, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तैयब उर्दवान इंटरचेंज पर। ये इंटरचेंज जो है ये F8 के मरकज़ के करीब जो है वो बना हुआ है और जो जना एवेन्यू आती है ब्लू एरिया से, वहाँ से जो ट्रैफिक आती है उसको डाइवर्ट करता है F10 की जानिब और साथ मार्गलाट रोड की जानिब, और दूसरा ये जो 9th एवेन्यू है उस जानिब। ये मुख्तलिफ सेक्टर हैं इसके इर्द गिर्द, उन जानिब जो है वो ट्रैफिक डाइवर्ट करता है। यहाँ पर जो ट्रैफिक का बड़ा दबाव होता था और हुकूमत ने ये जाना कि यहाँ पर एक अंडरपास होना चाहिए, एक इंटरचेंज होना चाहिए और ये ताकि ट्रैफिक जो है वो बेहतरीन तरीके से गुजर सके। 70,000 गाड़ियों के गुजरने के लिए ये अंडरपास और इंटरचेंज बनाया गया था। 3 माह पहले इसका इफ्तिताह किया गया था। ये दावा किया गया था हुकूमत की जानिब से कि इसको जो है वो कम तरीन मुद्दत में बनाया गया है। 184 दिनों में इसको करना था, 180 दिनों में इसको तामीर किया गया, या 184 दिनों में 3 माह से कम मुद्दत में जो है वो तामीर किया गया। 4 अरब रुपये इसके पर मालियत आनी थी, 3 अरब 60 करोड़ रुपए में इसको मुकम्मल किया गया। बहुत बेहतरीन ये प्रोजेक्ट जो है वो कहा जाता था और इस पर जो है बड़ी वाह समेटी थी। उस वक्त तुर्की के सदर जो है वो पाकिस्तान का दौरा कर रहे थे तैयब उर्दवान, और उनको यहाँ पर जो है वो मदऊ किया गया, उनके नाम पर ये इंटरचेंज जो है वो रखा गया और यहाँ पर उन्होंने ही इसका इफ्तिताह किया था और वज़ीर आज़म ने यहाँ पर तकरीर की थी और कहा था कि हमने कम तरीन मुद्दत में जो है वो प्रोजेक्ट तमीर किए।
بہت اچھا پروجیکٹ تھا اور کہا گیا کہ یہ بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹ ہے، لیکن جو ہے وہ 3 ماہ بعد اب خبر آئی کہ اس کا ایک لوپ جو ہے وہ بیٹھ گیا ہے۔ کل بارش ہوئی، رات کو کافی بارش ہوئی اور آندھی بھی تھی، لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ یہ لوپ جو ہے وہ بارش کی وجہ سے نہیں بیٹھا، طرز تعمیر شاید ایسی تھی کہ یہ لوپ جو ہے وہ بیٹھ گیا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو لوپ ہے اس کا جو بل ایریا سے یہ روڈ آ رہی ہے اور یہاں سے یہ ٹرن کرتا ہوا مارگلا روڈ کی طرف جاتا ہے، اس کو بالکل بند کر دیا گیا ہے۔ یہاں مرمت کا کام جو ہے وہ جاری ہے۔ 3 ماہ ہوئے ہیں، ابھی صرف 3 ماہ، یہ ذہن میں رکھیے کہ 3 ماہ ہوئے ہیں، 3 ارب 60 کروڑ اس پر لاگت جو ہے وہ آئی ہے، اور یہ لوپ جو ہے اس کا بند ہے۔ سی ڈی اے کہہ رہی ہے جو اس کا کسٹوڈین محکمہ ہے کہ یہ ہوتا رہتا ہے، یہ روٹین کا کام ہے، کیونکہ جب کوئی چیز تعمیر ہوتی ہے تو اس پر جو ہے مرمت کے کام اس وقت تک جاری رہتے ہیں جب تک اس کی کلیئرنس نہیں ہوتی، لیکن اس کو کلیئر کر دیا گیا، باقاعدہ ٹریفک اس پر چل رہی تھی۔ 3 ماہ ہو چکے تھے، اب 3 ماہ کے بعد یہ اندر جو ہے یہ لوپ جو ہے وہ بہہ گیا یا اس کو جو ہے وہ بیٹھ گیا، تو یہ ایک کوالٹی پہ سوالیہ نشان تو ہے قاضی صاحب۔ میرے ساتھ موجود ہیں GNN کے رپورٹر جو کہ یہ بیٹ کور کرتے ہیں اور سی ڈی اے کو بڑا اچھی طرح جو ان کے پروجیکٹ ہیں ان کو دیکھتے ہیں، اور اسلام آباد کے اندر جتنے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ ہیں، جتنے موجودہ پروجیکٹ ہیں یا جتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کو بڑی اچھی گہری نگاہ اس پر رکھتے ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے کیونکہ ان کی بات ہوئی ہے سی ڈی اے حکام سے۔ سی ڈی اے حکام کیا کہتے ہیں، انہوں نے یہ پروجیکٹ بنتا ہوا دیکھا، یہ پروجیکٹ جب بن رہا تھا تو اس وقت اس کی کوالٹی اور اس پر کام ورک کیسے چل رہا تھا اور اس پر جو ہے وہ کیا ٹینڈر شینڈر ہوا کہ نہیں ہوا، اب سی ڈی اے کیا کہتی ہے۔ ہم آپ کو اس مشینوں کے پاس لے جائیں گے، وہاں جا کے اصغر حیات سے بات کریں گے کہ یہ جو لوپ جو ہے بیٹھ گیا اس کی وجہ کیا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں اصغر حیات، جب یہ تعمیر ہو رہا تھا اس کو رپورٹ بھی کر رہے تھے، انہوں نے اس کو بنتے ہوئے دیکھا اور ابھی جو ہے وہ اس کو بیٹھتے ہوئے بھی انہوں نے دیکھا ہے، اور ان کی بات بھی ہوئی ہے سی ڈی اے حکام سے۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اصغر حیات، یہ کیا ہوا یار، یہ 3 ماہ ہو گئے ہیں اس کو بنے ہوئے، تو آج ہم دیکھ رہے ہیں اس پر مرمت کے کام چل رہے ہیں، یہ ہوا کیا ہے؟ یہ دیکھیں، پہلے 184 دن 180 دن مقرر کیے گئے تھے، پھر اچانک سے 120 دن مقرر کیے گئے، پھر 90 دن اور پھر 84 دن میں یہ منصوبہ مکمل ہوا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ریکارڈ مدت میں یہ منصوبہ مکمل ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ بڑی سپیڈ سے یہاں پر کام ہو رہا تھا، اور اسی برق رفتاری کی وجہ سے بعد میں جب موسم کی شدت آئی ہے تو یہ منصوبہ جو ہے ایک لوپ اس کا بیٹھ گیا ہے۔ 1 کلومیٹر کا انڈر پاس ہے، 1000 میٹر کا یہ جو فلائی اوور ہے، اور اس کے لوپس بھی ہیں، مختلف لوپ آپ نے دیکھے ہیں، یہ ہیں۔ ایک لوپ اس کا جو ہے وہ مکمل طور پر بیٹھا ہے جس پر ابھی کام جاری ہے، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی منصوبے وہ ہوئے ہیں، اور جو سی ڈی اے حکام ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ روٹین کا معاملہ ہے۔ کس سے بات ہوئی آپ کی سی ڈی اے میں، اور سی ڈی اے کیا کہتی ہے اس پر؟ کیا سی ڈی اے کوئی موقف اختیار کر رہی ہے کہ یہ انڈر پاس بہترین طرز تعمیر ہے، اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے، اور یہ کیا ہوا کہ مسئلہ کیا بنا؟ دیکھیں، سی ڈی اے کی جانب سے جو ممبر ہیں انجینئرنگ کے، ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو منصوبہ ہے یا دیگر بھی جو ڈیولپمنٹ کے منصوبے ہیں بڑے منصوبے ہیں، اور ان پہ جو کام ہے وہ جب کیا جاتا ہے تو اس کی ایک انسپیکشن سی ڈی اے خود کرتا ہے، پھر اس کے بعد انسپیکشن جو ہے وہ تھرڈ پارٹی سے کی جاتی ہے، تب تک جو ہے وہ کمپلیشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ کانٹریکٹر کو نہیں دیا جاتا۔ تو جب تک سی ڈی اے اپنی انسپیکشن کمپلیٹ کرتا ہے، تھرڈ پارٹی انسپیکشن کمپلیٹ کرتی ہے، پیمنٹ اس وقت تک جو ہے مکمل ریلیز نہیں کی جاتی۔ تو انہوں نے کہا کہ جب یہ سی ڈی اے کی جانب سے انسپیکشن کی گئی تو یہ پتہ چلا کہ یہاں پہ یہ فالٹ ہے، اس فالٹ کو دور کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تو کوئی ایکسٹرا اماؤنٹ جو ہے وہ اس پر نہیں لگے گی، یا کوئی ایکسٹرا کاسٹ جو ہے وہ اس میں نہیں آئے گی۔ یہ 3.6 بلین میں یہ اسی کاسٹ کے اندر جو ہے یہ پورا۔ لیکن اصغر حیات، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک پروجیکٹ بنا، اس کمپلیٹ ہو گیا، اس پر اتنی گاڑیاں جو ہیں وہ گزر رہی ہیں، 70,000 گاڑیوں کے گزرنے کے لیے بنایا گیا ہے، کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے، اور اس کو کمپلیشن پر جو ہے وہ بعد میں چھوڑ دیا گیا کہ اس کی انسپیکشن کریں گے، اگر کوئی لوپ بیٹھ گیا تو پھر دوبارہ جو ہے وہ کرائیں گے؟ اس سے پہلے کوالٹی ورک پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی کہ کوالٹی ورک کیا جائے، تاکہ جو اس کی جو وارنٹی ہوتی ہے وہ 10 سال کی ہوتی ہے۔ میں نے جو سنا کہ جو سڑک بنائی جاتی ہے یا کوئی انڈر پاس بنایا جاتا ہے اس پر 10 سال کوئی مرمت کا ورک نہیں ہوتا، کہ اس لیے کہ بہت ہائی کوالٹی کا کام ہوا ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ استعمال ہوتا ہے، وہ اس پر گاڑیاں چلتی ہیں، اس پر لائف چلتی ہے، کسی کی لائف جو ہے وہ ہٹ ہو سکتی ہے خدا نخواستہ۔ تو یہ پہلے کام کرنا ضروری ہوتا ہے یا اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جب کوئی پرابلم ہوگی تو پھر دیکھیں گے؟
देखिए ये पहला मंसूबा नहीं है जिसके साथ इस तरह हुआ है। जैसे भारको इंटरचेंज था, हमने देखा बड़ी तेज़ी से उस पर काम करवाने की कोशिश की गई, 2 हादसात हुए और मेरी इतला के मुताबिक जो इंजीनियर्स थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि भाई इतनी स्पीड से जिस रफ्तारी के साथ आप कह रहे हैं, बारिशें भी हो रही हैं, मानसून भी है, तो काम नहीं हो सकता। इसके बाद मार्गला रोड का भी हमने देखा कि एक जगह से उखेड़ा, दूसरी जगह से फिर बंद किया, फिर उखेड़ दिया। इफ्तिताह बहुत जल्दी हो जाते हैं, काम ये चलता रहता है। और ये जो CDA का काम है, ये तो इंस्पेक्शन और ये कंप्लीशन और ये चीज़ें हमें बताते हैं, लेकिन असल कहानी ये है कि इफ्तिताह की जल्दी होती है, डेडलाइन जो है, और किस तरह से जो कॉन्ट्रैक्टर को डेडलाइन दी जाती है और कॉन्ट्रैक्टर भी कोशिश करता है कि किस तरह उससे पहले मैं कंप्लीट कर लूँ ताकि गवर्नमेंट के दीगर प्रोजेक्ट्स जो है वो मैं हासिल करने की कोशिश करूँ। यहाँ पे आम जो लोग हैं उनकी ज़िंदगियों को, उनकी जो लाइफ्स हैं, उनको कोई अहमियत नहीं है। बिल्कुल नाज़रीन, जो प्रोजेक्ट है मुकम्मल करना, इफ्तिताह जो होता है उसके लिए होता है कि इफ्तिताह जल्दी हो जाए। जो अफसरान होते हैं वो अपनी कारकर्दगी दिखाते हैं कि जब वज़ीर आज़म आएंगे, इफ्तिताह करेंगे तो मेरी तारीफ़ करेंगे। तारीफ़ तो हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन मामला ये होना चाहिए कि जो क्वालिटी है उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कुछ लोग हमारे पास जो है वो खड़े होते हैं, वो ब्रेक लगाते हैं और कहते हैं, और वो साथ कह के जाते हैं कि ये 42 दिन में बनने वाला प्रोजेक्ट है और ये आज जो है वो इस हाल को पहुंच गया। तो ये लोग जो है बाकायदा तौर पे ये बातें जो है वो कर रहे हैं। तो यही बात एक शहरी जो है वो यहाँ पर रुके हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ कि जो ये यहाँ पर जो गाड़ी गुजार के जाते हैं, ये कैसा यहाँ पर इनको महसूस होता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक से हैं। ये इन्होंने रोड बनाई है लोगों को मारने के लिए। क्या रोड बनी है कि इधर एक्सीडेंट्स बेतहाशा हुए हैं। ये कोई रिसेंटली 1 महीना पहले वहाँ से गाड़ी नीचे पड़ी हुई थी, यहाँ से बंदा जा रहा हो 50-60 की स्पीड में गाड़ी ऐसे ऐसे करती। क्या रोड बनाई, अभी दोबारा इनको ज़रूरत पड़ गई रोड सेट करने की। ये क्यों, पाकिस्तान को कब तक लूटा जाएगा रोडों? ये तो बहुत कम मुद्दत में बनाया गया और इस पर पैसे भी कह रहे हैं कि बहुत कम खर्च हुए। स्टेट ऑफ द आर्ट मंसूबा है, तो फिर ये गाड़ी जब आप गुजारते हैं तो क्या आप कुछ ये समझते हैं कि यहाँ पर ये रोड बेहतर नहीं बना? आजकल में रोड बनाए हैं इन्होंने सारे, ये जितना इस्लामाबाद की, ये जो न्यू इस्लामाबाद के सारे रोड बेकार हैं और इन सारे रोडों का कोई मकसद नहीं हुआ। इन्होंने सब नुकसान किए पाकिस्तानी आवाम का, हमारा पैसा ज़ाया हुआ है। वो देखे ना रोड्स के हालात देखे। तो थैंक यू, हम तो खबर दे रहे हैं कि ये ऐसा हुआ है, तो आपने भी बताया, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, यहाँ पर ट्रैफिक चल रही है, ये रोड है, हम गाड़ी को रोकना इसलिए मुनासिब नहीं समझ रहे कि कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि जो यहाँ पर रुके हैं भाई, इन्होंने ये बताया है कि यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ियाँ जो है वो नीचे गिर जाती हैं। और आपने देखा ये लूप जो है ये भी आज मुरम्मत हो रहा है और बैठ गया है। और इस पर जो है वो अरबाब इख्तियार को और वज़ीर आज़म साहब जो हैं उनको लोग कहते हैं कि नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि इंसानी जानों का जो है वो ताल्लुक़ है इससे कि ये कम मुद्दत में बनाया गया, बहुत बेहतर, लेकिन इसका इफ्तिताह भी किया गया, बहुत बेहतर, लेकिन इसमें जो है क्वालिटी वर्क पर जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।